नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी एस्पायरेंट 2.0 चैनल पे। और कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं डाला है। और फिर से शुरू करते हैं ये सीरीज़ जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो चलते हैं। और आज का जो चैप्टर है वो है छठी कक्षा की एनसीईआरटी के हिस्ट्री की जो बुक है उसकी, और चैप्टर नंबर है ये 9। ठीक है, यहाँ देखते हैं। एक प्यारी सी बच्ची की कहानी दी हुई है और आगे हम लोग चलते हैं चैप्टर में। सॉरी, आगे है व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी है। तो अध्याय 8 में हमने कुछ पढ़ा था कि जो काले पॉलिश वाले बर्तन हैं उनके बारे में कुछ पढ़ा था हमने। और ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। ठीक है, और अब सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। ठीक है, और दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। और काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। ठीक है, किसको? तो काली मिर्च को। ये कहानी बहुत बार पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब आगे चलते हैं कि व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। ठीक है, तो उस सिक्के से क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों में रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रश्न है कि क्या आप बता सकते हैं कि ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुँचे होंगे? तो सोचिए, विचारिए, है ना। आगे चलते, व्यापार से जुड़ी हुई एक कविता दी है कि समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तरार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोने, और दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। अब ये चीज़ें क्या है तो कहाँ मिलता है इसका वर्णन? तो पूर्वी समुद्री तट पर जो पुहार पत्तन है वहाँ से लाए जाने वाले उन मालों का वर्णन मिलता है इसमें। तो यहाँ से तो एक प्रश्न बन गया ये कि पुहार पत्तन किधर स्थित है? तो भारत में पूर्वी समुद्री तट पर। ठीक है, चलिए ऐसे ही क्वेश्चन हमें फ्रेम करना है, ढूंढना है क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं समुद्र तटों से लगे जो राज्य हैं उनके बारे में। तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है, पता है आपको। ठीक है, भारत की जो रूपरेखा है, भारत की जो संरचना है ये इस प्रकार से है। जो भौगोलिक रूप है भारत का, ये समुद्र तट है और यहाँ से भूमि प्रारंभ होती है। ठीक है, ये सब आगे देखते हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है और मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेनदार की चर्चा मिलती है। यहाँ से प्रश्न बनेगा। ठीक है, अब आप लोगों को ये चीज़ें नोट करनी है, पेन और पेपर लेके बैठे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। मूवेनदार की चर्चा मिलती है कहाँ? तो संगम कविताओं में। और यह क्या है? तो तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। यही प्रश्न फ्रेम किया जा सकता है। और जहाँ तक मुझे ध्यान है, अगर कुछ चीज़ों में आप लोग अपडेट हो तो ये प्रश्न बीपीएससी, सॉरी बार बार बीपीएससी आता है, बिहार एसआई का अभी एग्ज़ाम हुआ था, पेपर हुआ था मेंस का, तो उसमें यही प्रश्न शायद पूछा है। मैंने वो प्रश्न देखा नहीं है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैंने मतलब एक दो क्वेश्चन ऐसे ही देख लिए, तो ऊपर ऊपर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं, तो उसमें देखा था मैंने, ये मूवेनदार शब्द पूछा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मूवेनदार। देखते हैं, इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ठीक है, और ये शासक परिवार कौन कौन से थे? चोल, चेर तथा पांड्य। ठीक है, अब ये आपको कहाँ देखना है? मानचित्र संख्या 7 पे, और जो कि पृष्ठ संख्या 105 पर है। अब ये कब थे चोल, चेर, पांड्य? तो ये करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। अब आपसे यही प्रश्न बीपीएससी में पूछ दिया कि चोल, चेर, पांड्य 2300 साल पहले दक्षिण भारत में सक्रिय थे या बहुत शक्तिशाली राजाओं के रूप में स्थापित थे, तो आपको क्या मतलब यहाँ बहुत बड़ा फैक्ट तो नहीं पूछ दिया, क्योंकि ये छठी कक्षा की एनसीईआरटी में दिया गया है ये फैक्ट। तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप उस प्रश्न को सही करके आएँ। ठीक है, तो अभी तक चैप्टर में हम लोगों ने 2 प्रश्नों को देख लिया। एक तो क्या, मूवेनदार की चर्चा कहाँ मिलती है? संगम कविताओं में। और मूवेनदार हैं क्या?
इसका अर्थ तो पहली बात है 3 मुखिया, जिसका रेफरेंस किसके लिए होता है, जिससे कि किसको रेफरेंस करते हैं, चोल चेर पांडे को। ठीक है, तो पहला चीज़ ये हो गया, मोमिंदार चोल चेर तथा पांड्यों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है, जिसकी चर्चा प्रायः संगम कविताओं में मिलती है। और ये कब थे, इनका जो समय काल था कब, तो अभी से 2300 साल पहले। ठीक है, कहाँ, दक्षिण भारत में। अब देखते हैं, इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने 2-2 सत्ता केंद्र होते थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों, क्योंकि ये लोग 3 हैं तो सभी के 2-2 थे, तो अब क्या हो जाएगा, टोटल 6 केंद्र हो जाएंगे। 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे, एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरीपत्तनम, ठीक है, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। ठीक है, तो पुहार या कावेरीपट्टनम का जिक्र किसके लिए हो रहा है यहाँ पे, पुहार या कावेरीपट्टनम किससे संबंधित है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है चोलों से। यहाँ से आपको इसको नोट कर लेना चाहिए अपने कॉपी में, अपने पेज में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, लगभग 3 से 4। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, और मैं जब इसका एनसीईआरटी का एमसीक्यू करवाऊंगी तो वहाँ उम्मीद करूंगी कि आप लोग गलत ना करें। ठीक है, क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोगों से नियमित कर नहीं वसूलते थे बल्कि उपहारों की मांग करते थे, और कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने आसपास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते, रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कविताओं ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी है जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। ठीक है, अब है इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत, ठीक है, पश्चिम भारत से आपको सीधा एहसास होना चाहिए कि इस वाले सेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, पश्चिम भारत पृष्ठ संख्या 105 में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप देखिए, कुछ नहीं करना, जैसे जैसे क्या ऐसे हम लोगों ने देखा इस क्षेत्र में क्या बोला, ये जो नाम आया मूवेंदार किन के लिए आया था, चोल चेर पांडे के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम हो गया, चलिए इसको हम लोग रफली बनाते हैं। ये वाले बात, इस क्षेत्र की बात हो रही है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, सातवाहन वंश। ठीक है, तो आपको एक रफ आइडिया बना लेना है। ठीक है, रफ मैप बना लेना है अपने पेज में और वहाँ पे नोट करते चलना है क्या है, तो सातवाहन वंश का प्रभाव बढ़ गया। ठीक है, कब, उनके 200 वर्ष के बाद। और क्या है, सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था, तो गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी था। ठीक है, उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। ठीक है, दक्षिणापथ के स्वामी से किस वंश के शासकों का उल्लेख हुआ है या फिर किस वंश के शासकों को संबोधित किया जाता है, दक्षिणापथ के स्वामी, तो ये कहा जाता था ये सातवाहन वंश का। ठीक है, अब आगे है कि दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था और श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। अब हमें यहाँ बताना है कि श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहते थे, सोचिए विचारिए, है ना। अब देखते हैं रेशम मार्ग की कहानी। तो कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। तो ये तो रेशम किस प्रकार से बनता है ये बताया गया, यहाँ पे क्या होता है वो बताया गया। ठीक है, और रेशम बनाने की, आगे देखते हैं कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। यहाँ पे एक कहानी का जिक्र होगा जो कि लगभग आप लोगों ने भी बचपन में सुना होगा। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते। कपड़े तो ले जाते थे लेकिन वो लोग तकनीक नहीं बाहर जाने दे रहे थे, है ना। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग अर्थात सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। ठीक है, करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। ठीक है, तो प्रॉपर
सारी चीज़ें शुल्क लेकर या फिर जो आवागमन में जो कठिनाइयाँ आई, हर चीज़ को का एक मूल्य निर्धारित कर और रेशम के कपड़े का जो मूल्य निकाला गया वो बहुत ही महंगा होता था उस समय के जो अन्य प्रचलित वस्त्र थे उसकी तुलना में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मानचित्र 6 देखना है, पृष्ठ संख्या 76-77 को। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है, तो आपको जाना है पृष्ठ संख्या 76 और 77। और फिलहाल मेरे पास पृष्ठ संख्या 93 है, अर्थात इसका उल्लेख पहले हो चुका है पिछले के अध्यायों में, तो आपको पिछले के अध्याय को जाके देखना है। आगे हम लोग चलते हैं। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे। ठीक है, कुषाण। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। अब कुषाणों का नाम आता है कहीं प्रश्न में और पूछा जाएगा कि निम्न में से किन स्थानों का संबंध कुषाणों से था, तो अगर उसमें ऐसे देता है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 2 स्थानों के नाम है। ठीक है, फिर ऑप्शन बी में 2 स्थानों के नाम है, सी में 2 स्थानों के नाम है और किसी में पेशावर और मथुरा है। ठीक है, पेशावर और मथुरा, तो आपको क्या सी में ही लगाना होगा ना आंसर, ये ठीक उत्तर जो भी बोले, क्योंकि क्या है, क्योंकि यहाँ पे इसका उल्लेख है कि ये दोनों मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे, किनके? कुषाणों के। और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग ये सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, अब क्या है, तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कौन थे? कुषाण। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीपीएससी का पेट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए और इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोग नोट्स की चक्कर में रहते हैं कि नोट्स मिल जाए हमें, जो मैं नोट्स वीडियो में कराती भी हूँ तो वो मैं कराऊंगी, लेकिन आपके अपने नोट्स भी होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। और सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता होगा? चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। मानचित्र 6 में इसे आपको ढूंढना है। और समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में क्या सुविधा और क्या समस्याएं आती होंगी? हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो उसका आपको उल्लेख करना है। अब आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार। ठीक है, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। ठीक है, और बुद्ध के जीवनी बुद्धचरित के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। यही प्रश्न यहाँ से फ्रेम कर दिया जाए। वैसे तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन में आने लग गया है, अब इतना ही ज़्यादा एमसीक्यू का अभ्यास करते हैं आजकल कैंडिडेट सारे, कि ये सारी चीज़ें उतनी टफ नहीं रही है। लेकिन फिर भी अगर कभी किन्हीं का प्रश्न ये गलत होता है तो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में जिक्र किया हुआ है वो भी 6ठी कक्षा की, तो ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो बुद्धचरित के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। ठीक है, और इसकी क्या 2 मुख्य विशेषताएं थी? तो पहले की मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनके निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। ठीक है, पहले क्या होता था कि मैंने यहाँ पे पहले को घेर दिया 2 मुख्य विशेषताओं के संदर्भ में। पहले क्या होता था, यहाँ पे देखिए, महायान का विकास हुआ, इसकी कुछ 2 मुख्य विशेषताएं थी। तो अब हम लोग देखते हैं, पहला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहला यहाँ से प्रारंभ है कि पहले जो था कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति को संकेत के माध्यम से दर्शाया जाता था। ठीक है, लेकिन अब क्या होने लग गया कि अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। कब? जब महायान का विकास हुआ। इनमें से अधिकांश कहाँ? मथुरा में, तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा जो परिवर्तन हुआ, बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। ठीक है, अब बोधिसत्व किसे कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। पहले क्या होता था, महायान से पूर्व की जो बोधिसत्व की प्राप्ति कर लिए वो एकांत में रहते थे, लेकिन अब जब महायान का विकास हुआ तब वो लोग क्या किए कि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी तो वो एकांतवास के स्थान पे क्या करे, सांसारिक परिवेश में लोगों को घूम घूम कर ज्ञान देने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की लोग पूजा पाठ करने लगे। ठीक है, उनको महान मानने लगे और पूरे मध्य एशिया और चीन के बाद कोरिया तथा जापान तक भी बौद्ध धर्म फैल गया। ठीक है,
अब क्या है, बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। और यहाँ देखते हैं हम लोग, ये एक चित्र है, ठीक है, इसको देखिए, ये एक कहानी का इंगित करता है। ये क्या है, सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र है। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखना है। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे, यहाँ पे भी दो मूर्तियाँ हैं। तो बाएं जो है वो है कि मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है, और दाएं है तक्षशिला में बने बुद्ध की प्रतिमा का चित्र। ये मथुरा और ये तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला में बनी हुई मूर्ति है ये। और इन चित्रों को देखकर बताना है कि क्या समानता है और क्या भिन्नता है। तो देखिए ज़रा ध्यान से, ठीक है, और फिर बताइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट तो आप लोग करते हैं नहीं, 3-4 लोग कमेंट करते हैं, गिन के उनका दिल से आभार। बाकी प्रश्न भी पूछती हूँ, उसका भी जवाब नहीं आता, तो कोई बात नहीं, मैं अपना काम कर लेती हूँ। आप लोग को जब मन होगा तो अपना काम कर लीजिएगा। आगे है, इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हें दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। और बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थेरवाद, ठीक है। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। अब ये क्या है, यह कारले की गुफा। कारले की गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में। और आप देखते हैं पृष्ठ 100 को एक बार फिर से पढ़ना है। और क्या तुम बता सकती हो कि बौद्ध धर्म इन इलाकों में कैसे फैला होगा। तो पृष्ठ संख्या 100 कहाँ है, ये देखिए ज़रा, नीचे आपको जाना होगा। आगे हम लोग देखते हैं तीर्थयात्री किन्हें कहते हैं। तो तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री फासियान, फासियान या फिर फाहियान काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। अब यही प्रश्न पूछ दे उठा के, ये कब आया भारत, 1600 साल पहले, 2000 साल पहले, कि 3000 साल पहले, या फिर 500 साल पहले। तो गलत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि 1600 साल पहले आया। कौन, फाहियान। अब यहाँ पे देखते हैं स्वेंतसांग, जिसको वेनसांग भी पढ़ते हैं, वो 1400 साल पहले भारत आया, ठीक है। उसकी करीब 50 साल बाद कौन आया, इत्सिंग आया। तो आपको क्रम में लगाना होगा। तो पहले कौन आया, फाहियान, फिर कौन आया, फिर वेनसांग, ठीक है। पहले कौन आया, अब आप यहाँ पे इसको ऐसे लिखिए, फासियान, ठीक है, फाहियान। आपको नोट्स में कैसे लिखना है, 1600 साल पहले आया। उसके बाद कौन आया, वेनसांग, ठीक है। वेनसांग कब आया, 1400 साल पहले। अब उसके बाद कौन आया, यहाँ पे पहले पहले आपको ऐड करना है। उसके 50 साल बाद, अर्थात इत्सिंग कब आया, इत्सिंग आया 1300 साल पहले, 1350 साल पहले। अब आपको पूछा जाए कि कौन निम्न में से, जो निम्न में तीर्थयात्रियों के जो नाम दिए हैं, उनमें सबसे प्रारंभ में कौन आया अथवा सबसे बाद में कौन आया। तो इसका उत्तर देते वक्त गलती नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहले कौन आया, फाहियान आया, दूसरे में कौन आया, वेनसांग आया, तीसरे में अर्थात सबसे बाद में इन तीनों में कौन आया, इत्सिंग आया। अब आप आगे देखते हैं कि वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा, उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए, ठीक है। अब फाहियान चीन वापस कैसे लौटा, आ तो गया, उस समय इतनी सारी सुविधाएं भी नहीं थी, लौटा कैसे। तो फाहियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंक कर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाहियान ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी और उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया कि समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं, ठीक है।
और जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लग गए। वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज़ में चढ़कर वो कहाँ पहुँच गया? चीन। ठीक है, अब देखते हैं ह्वेनसांग। यहाँ तो हमने फाइयान का जिक्र देखा। अब देखते हैं ह्वेनसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। ये किधर से गया था? बंगाल होके गया। कौन? फाइयान। और ह्वेनसांग किधर से गया? उत्तर पश्चिम से। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते वक्त उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं नालंदा, शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। ह्वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो कि वर्तमान में बिहार में है, अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते। ठीक है, ये कह रहा है कि कितना कठिन था वहाँ पे प्रवेश लेना। ठीक है, और वो वहाँ पढ़ना क्यों चाहता था? अब इतना तो पढ़ लिया, कहानी आप लोग बताइए क्यों पढ़ना चाहता था। अब आगे हम लोग देखते हैं भक्ति की शुरुआत कैसे हुई। तो इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह मुख्य पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही क्या कहा जाता है? भक्ति कहा जाता है। और भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। ठीक है, भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत अध्याय 11 देखना आपको इसके लिए। महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। अब आगे देखते हैं कि भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। ठीक है, अब उससे पहले देखते हैं कि वराह के रूप में विष्णु, ये वराह का रूप धारण किए हुए हैं भगवान विष्णु। और ये कहाँ है? तो एरण्य मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। कहाँ है ये? तो एरण्य मध्य प्रदेश में। और पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ है, ये माता पृथ्वी को दिखाया गया है और ये वराह का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु है। चलिए आगे चलते हैं कि भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में, जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई। जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से एक बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। ठीक है, मूर्तियां खूबसूरत होती गई, लोग स्वीकार करते गए अपने भगवान को उसी रूप में, है ना। अब भक्ति को देखते हैं कि भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवत अपने देवी देवता के भक्त का हिस्सा होते हैं। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता यहाँ पे है कि अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? अप्पार द्वारा तमिल में लिखी गई कविता का यह एक अंश है। अप्पार क्या थे? तो एक वेल्लाल थे। ठीक है, वेल्लाल का उल्लेख कहाँ है? तो अध्याय 8 में है, जाके देखिए आप वेल्लाल किसे कहते हैं। ठीक है, वेल्लाल किसे कहते हैं जाके देखिए। अब यहाँ देखते हैं, नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाए तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान हैं। ठीक है, तो कवि सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में किसको ज़्यादा महत्व देते हैं, ये बताइए यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं।
अध्याय 11 में इन मंदिरों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आगे है, भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। अब यहाँ पे देखते हैं हिंदू। तो हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। ठीक है, यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। अब आगे देखते हैं अन्यत्र। तो अन्यत्र एक सेगमेंट है जो कि हमेशा दिया रहता है इस चैप्टर के एंड में, मतलब प्रत्येक चैप्टर के एंड में। देखते हैं कि करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ। ठीक है, बेथलेहम कुछ याद आ रहा है इसको करंट सिनारियो से अगर जोड़े तो? देखिए आगे हम लोग देखते हैं, उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था यह, और ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी है। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है, देखते हैं जरा, कि धन्य हैं वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बाइबल की हैं। अब यहाँ देखते हैं कि ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आया और धीरे धीरे अब कहाँ कहाँ पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। और इनकी मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिम एशिया से आए। ठीक है, अब आपको मानचित्र 6 देखना है और पता लगाना है कि किस रास्ते से ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए होंगे। और केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पता चली है ना, क्योंकि ये संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक है। आज भी अगर हम लोग साउथ में जाएंगे तो वहाँ की जो संस्कृति है उसमें ज़्यादा ये ईसाई धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कल्पना करना है तो ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए आप लोग। बाकी हम लोग यहाँ पे उपयोगी शब्द देखते हैं कि व्यापारी, मूवेंदार, रास्ता या मार्ग, रेशम, कुषाण, महायान, बोधिसत्व, थेरवाद, तीर्थयात्री और भक्ति, ये सारे नए नए शब्द हैं जो हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे आपको जोड़ा बनाना है। तो दक्षिणापथ के स्वामी किनको कहा गया? कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो जाइए पढ़िए फिर से चैप्टर को। मूवेंदार किनको कहा गया? अश्वघोष कहाँ से हैं, मतलब किनका उल्लेख करता है अश्वघोष या किन से संबंधित है? बोधिसत्व को देखिए और ह्वेनसांग देखिए। ठीक है, मिलाइए और इस चैप्टर का आनंद लीजिए। यहाँ पे भी है कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ जिसको कि मैंने पहले ही नोट डाउन करने की बोला है। तो रेशम बनाने की कला की खोज कब हुई थी? लगभग 7000 साल पहले। चोल चेर पांडे कब थे? तो लगभग 2300 साल पहले। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग कब हुई? तो ये 2000 साल पहले। ठीक है, और कुषाण शासक कनिष्क का काल क्या था? तो लगभग 1900 साल पहले। और फाहियान और ह्वेनसांग और इत्सिंग का जो आगमन काल है वो कब था? ये हमने अच्छे से देखा है, मैंने अच्छे से ऊपर नोट भी करवाया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर, 6ठी कक्षा की जो NCERT है इतिहास की, उसका चैप्टर नंबर 9। उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे तो अच्छा लगा पढ़ के, आपको भी लगना चाहिए। ठीक है, फिलहाल के लिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं चीज़ों को। बाकी अगले वीडियो में अगले चैप्टर को कवर करेंगे और उम्मीद है उससे पहले मैं इसके शॉर्ट नोट्स और MCQ भी करा दूँ। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें। बाय बाय, धन्यवाद।